नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय इतिहास से ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में। तो देखते हैं किस तरह से यहाँ पर बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्या संबंध रहे हैं और इस पर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में, तो उनको भी को हम देखते हैं ताकि जो हमारे एग्ज़ाम में अगर यही क्वेश्चन रिपीट होकर के आए तो हम इनका अच्छे से आंसर्स कर पाएँ। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर है। देखिए 2013 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो सही आंसर जो हमारा यहाँ पर बन जाएगा ये बन जाएगा ऑप्शन बी, मुर्शीद कुली खां जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बंगाल के अंतिम गवर्नर रहे हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न देखिए, कुछ व्याख्या देख लेते हैं पहले इनके बारे में। मुगल सम्राट फर्रुखसियार द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान को बंगाल का गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया गया था। मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के पश्चात उनका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था। सेम क्वेश्चन देखिए 2021 में भी रिपीट किया गया है, जिसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुर्शीद कुली खां। 2013 में भी पूछा गया है और 2021 में सेम क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं इसी में, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर कुछ युद्ध के ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो जिनमें से जो हमारा सही आंसर बनेगा, ऐसा कौन सा युद्ध था जिसने ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था भारत में, तो हो जाएगा ऑप्शन हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मैसूर की तीसरी लड़ाई। ऑप्शन सी वाला आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों मीर जाफर, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ के सेना नायकत्व में थी। नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी ने नेता मीर मदन तथा मोहन लाल थे। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदन मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा तथा यह भी कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्षों के हाथों में छोड़ युद्ध क्षेत्र से चले जाना चाहिए। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया, यही उसकी हार का एक कारण बना। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों और तत्कालीन सैनिक और वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए। इसने कृषि उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्यों बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। इस युद्ध ने वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली तथा इसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता माना जाता है। जबकि सर्वाधिक निर्णायक युद्ध जो है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी का था, जिसने भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित की थी। इसी के साथ अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो ऑप्शंस में से यहाँ पे कब मानी जाती है, तो सही आंसर जो हो जाएगा ये प्लासी का युद्ध ही मानी जाती है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो ये कब लड़ा गया था, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था ऑप्शन बी हो जाएगा 1757 ईस्वी में। 23 जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला जो है लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, कौन से युद्ध में ये परास्त हुआ था। ये भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर यहाँ पर बन जाएगा हमारा ऑप्शन ए, प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला जो है लॉर्ड क्लाइव द्वारा पराजित हुए थे। अगला प्रश्न है,
भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारतवर्ष में जो है ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर सही आंसर अगर देखा जाए तो गाइस हमारा ऑप्शन सी बन जाएगा, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव जो है यहाँ के ब्रिटिश साम्राज्य के पहले संस्थापक बने थे। नेक्स्ट प्रश्न के पहले हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? तो यहाँ पर स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसको कहा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जन नेता था। विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो आज के टाइम में अगर देखा जाए तो जो प्लासी का मैदान है ये कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी बंगाल में। आज के प्रेजेंट टाइम में ये पश्चिमी बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भागीरथी नदी के किनारे ही स्थित है प्लासी नामक मैदान जो है। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? तो यहाँ पर ऑप्शंस में से अगर देखा जाए तो सही आंसर हो जाएगा, जिसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर में स्थापित की थी वो है अली वर्दी खां। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अली वर्दी खां जो हैं इन्होंने अपनी राजधानी को मुंगेर में स्थानांतरित कर दिया था। किस वजह से किया था इसका रीज़न भी है। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था तो कौन सा युद्ध हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर जिसने अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित किया था तो यहाँ पर हो जाएगा बक्सर का युद्ध 1764 में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। अब यहाँ पर देखते हैं इसकी व्याख्या, पहले देख लेते हैं। तो 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया था। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। P.E. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर का विजय जो है इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया है। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुत्व बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया है। नेक्स्ट प्रश्न इसी में देखा जाए तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो अंग्रेजों ने जो युद्ध लड़े थे उनमें से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, बक्सर की लड़ाई सबसे अधिक निर्णायक था, जिसने अंग्रेजों को लगभग भारत का आधे से ज़्यादा भाग इनको दे दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो युद्ध समझा जाता है यह है बक्सर का युद्ध। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? जिस टाइम बक्सर का युद्ध हुआ था उस टाइम पे दिल्ली में कौन शासक था, ये पूछा गया है। तो सही आंसर ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय जो है उस समय दिल्ली का शासक बना हुआ बैठा था। बक्सर के युद्ध की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? जिस समय बक्सर का युद्ध हुआ था तो बंगाल के नवाब कौन थे वहाँ पर? तो ऑप्शन बी, मीर जाफ़र। मीर जाफ़र जो है बंगाल के नवाब थे जब बक्सर 1764 में जो है युद्ध हुआ था।
निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? तो कौन से शासक थे जिन्होंने इनको अंग्रेजों को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को एक दीवानी प्रदान की थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय, जो कि उस समय नवाब कहाँ के थे? दिल्ली के शासक थे। इसमें व्याख्या देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा इससे उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिल गए। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी के रूप में दे दी थी। किसने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय ने दिया था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1806 से 37 ईस्वी तथा बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 57 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं कि 1765 ईस्वी में बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी, तो यहाँ पर सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने। पिछले क्वेश्चन में हमने देख लिया है। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम का बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे? किसने दिए थे? तो यहाँ पर किसको दिया गया था, ये भी ऑप्शन हैं। तो ऑप्शन ए हमारा रॉबर्ट क्लाइव थे उस समय, इनको ही दीवानी अधिकार दिया था। किसने? शाह आलम ने दिया था। 3 राज्यों का, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का। नेक्स्ट प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो कब प्रदान की थी? तो सही आंसर गाइज यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 अगस्त 1765। अगर डेट वाइज पूछा जाए तो 12 अगस्त 1765 इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न देखिए, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? जब इलाहाबाद की संधि हुई थी तो इन्होंने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, मोहम्मद रज़ा खान को। मोहम्मद रज़ा खान को जो है इन्होंने उप दीवान बनाया था। कहाँ पे? मुर्शिदाबाद में। अब यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने उपयुक्त संधि के प्रावधान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। नज्म उद दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया, जिसके बदले नवाब द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक अदा करना था। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रहण करने का भार ना तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रज़ा खान तथा बिहार के लिए राजा शिताब राय की नियुक्ति की थी। राजा मोहम्मद रज़ा खान उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि अधिकार जो है कंपनी के हाथ में था। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया यहाँ पर, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, खासी। यहाँ पर जहाँ पर गारो खासी जयंतिया जो है मेघालय में है, तो वहीं पर सबसे पहले इन खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। अब यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। तो बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश 1765 ईस्वी में सिलहट आए थे। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक और सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु और सींग का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पंडुआ में
आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कूट का मैच करना होगा। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, अवध सल्तनत के हिंदू नवाब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? तो ऑप्शन कथन यहाँ पर पहला जो है, राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। दूसरा कथन दिया हुआ है, अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जनजातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, कूट दिया हुआ, तो यहाँ पे हमें मैच करना है। तो अगर हम कूट को मैच करते हुए देखें तो हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा कि दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट का व्याख्या देख लेते हैं। तो राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के दीवान या अर्थ मंत्री थे, अतः कथन एक सही है। अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पदों पर नियुक्ति की गई। उदाहरण, आसफुद्दौला के दीवान राजा टिकैत राय तथा राजा झाऊलाल एवं नवाब सफदरजंग के प्रधानमंत्री व सेना नायक राजा नवल राय आदि इन्हीं जनजातियों के प्रतिनिधि थे। तो दूसरा कथन भी सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर मैचिंग करना है, कौन सा युद्ध पहले हुआ। तो अगर आपको यहाँ पर कालक्रम इनका याद होगा तो आप अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम लगाना है। तो ये देखना है कि सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ, उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ और उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ। तो यहाँ पर अगर हम सही क्रम में लगाएंगे तो यहाँ पर 4 प्रकार के युद्ध दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो युद्ध हुआ है ये अंबर का युद्ध हुआ है, सेकंड हुआ है प्लासी का युद्ध, फिर बॉन्डीवास का युद्ध हुआ है, लास्ट में बक्सर का युद्ध हुआ है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बन जाएगा गाइस ऑप्शन बी हो जाएगा, अंबर प्लासी बॉन्डीवास बक्सर। अंबर प्लासी बॉन्डीवास बक्सर, ये याद रखिएगा, अंबर प्लासी बॉन्डीवास बक्सर। इस तरह से ये सीक्वेंस हमारा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं जल्दी से। तो 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए प्रस्थागत युद्धों का सही कालक्रम क्या है। अंबर का युद्ध जो है अगस्त 1749 में मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं में वेल्लूर के समीप अंबर तथा अम्बूर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उनकी हत्या कर दी गई। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग में के मुगल प्रदेशों को गवर्नर नियुक्त कर दिया तथा उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए। इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुक्से के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 17 जून जो है 1757 अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को उसकी सेनाओं के लिए 24 परगनों की ज़मीन से पुरस्कृत किया और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी। बॉन्डीवास का युद्ध जो है जनवरी 1760 में हुआ था अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य में। युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए थे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने, जब फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। लास्ट आता है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध जो है 1764 में अक्टूबर में हुआ था। मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ था। युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध से ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के बॉन्डीवास युद्ध में पराजित हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, काउंट लाली। ये जो है फ्रांसीसी बॉन्डीवास के युद्ध में पराजित हुए थे। ऊपर व्याख्या हम लोग देख चुके हैं। तो इसके बाद देखते हैं, तो बॉन्डीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। तो इसका सही आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ब्रिटिश ने जो है फ्रेंच को हराया था। किसको हराया था? ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 वाला।
1760 का प्रसिद्ध वार्डिवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। तो यानी कि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में 1760 का जो वार्डिवास का युद्ध था ये लड़ा गया था। तो सही आंसर ऑप्शन ए हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अब यहाँ पर मैचिंग करनी है। तो अगर आपको आंसर सही से पता होगा तो आप यहाँ पर मैच कर पाएंगे कब कौन सी घटना घटी थी। तो यहाँ पर देखते हैं, तो सही आंसर अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो मैच कर रहा है सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो मैच कर रहा है, वार्डिवास का युद्ध जो है फ्रांसीसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। तो बी वाला आंसर हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। बी आंसर करेक्ट होगा। वार्डिवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम तथा मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। वार्डिवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजों द्वारा तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत थी। चिलियावाला का युद्ध 23 जनवरी 1849 को लड़ा गया। चिलियावाला युद्ध जो है 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में निज़ाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया, जिसमें निज़ाम की हार हुई। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है वीक में हमारा सही है, बाकी के ऑप्शंस गलत हैं। अगला प्रश्न लास्ट है इस चैप्टर का। तो निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, मराठा। मराठाओं ने जो है यहाँ पर इनका विरोध किया था। तो इसी के साथ में इसकी व्याख्या जल्दी से देख लेते हैं, फिर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा किया गया था। 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी। उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। साल बाई की संधि से प्रथम युद्ध बंद हुआ। वेलेजली ने 1802 ईस्वी में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया। 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों की रही सही शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। एक कमेंट तो बनता है, ज़रूर करिएगा। चलिए अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्द ही। तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए और रिवाइज करें।